डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें मैंने अल्केन के बारे में आपको डिटेल्स बताए थे। अल्केन के 4 फार्मूले अपन ने देखे थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद कंडेंस फार्मूला और उसके बाद बॉन्ड लाइन फार्मूला। और मैंने आपको अल्केन के नाम और उनके फार्मूले याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद करना है। लास्ट टाइम मैंने जो बताया था एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि चाहे हम अल्केन लिखें, अल्कीन लिखें या अल्काइन लिखें, उसमें हमें प्रीफिक्सेस सेम ही यूज़ करने हैं। सिंगल कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन एटम्स के लिए एथ, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रोप और उसके आगे सफिक्स एज इट इज़ रिक्वायर्ड, जो भी आपको सफिक्स रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर अल्केन लिखना चाह रहे हैं तो एन ही लिखेंगे, अल्कीन लिखना चाह रहे हैं तो ईएन ही लिखेंगे और अल्काइन लिखना चाह रहे हैं तो वायन ही। आज एक डिफरेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको अल्केन के बाद आइसोमेरिज्म इन अल्केन बताने वाला हूँ। आइसोमेरिज्म इन अल्केन के पहले हमको कुछ टाइप्स ऑफ कार्बन लेने हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ कार्बन के बाद आइसोमेरिज्म समझाएंगे और उसके बाद अल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर बताएंगे। अल्काइल ग्रुप्स या अल्किल ग्रुप्स, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अल्काइल ग्रुप या अल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर अगर हमको आता है तो हम बाकी के नॉमेनक्लेचर्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कंपाउंड को 2 तरह के नाम होते हैं। जैसे आप लोगों के नाम होते हैं घरों में, जैसे इंसानों में होता है कि भाई एक कॉमन नेम होता है घर में, चिंटू, मिंटू, लड्डू, पिंकी, चिंकी, इस तरह के नाम लिए जाते हैं। ऐसे नामों को हम कॉमन नेम बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 2 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम है कॉमन नेम्स और या कॉमन सिस्टम, जिसे ट्रैवल सिस्टम भी कहा जाता है, और दूसरा जो सिस्टम है उसे IUPAC, यूपैक या ये एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यूनियन नेम्स डिसाइड करती हैं। तो ये नेम ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, कॉमन नेम की ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम होती है। इन दोनों सिस्टम पर अपने को काम करना पड़ता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ रहे हो तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको 2 तरह के नाम मिलेंगे। एक कॉमन या ट्रैवल नेम मिलेगा और दूसरा जो नाम होगा वो IUPAC नेमिंग होगी। IUPAC नेम में प्रॉपर एक सिस्टम होता है और उस हिसाब से कंपाउंड को नॉमेनक्लेट किया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने से पहले हमको कुछ टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन 4 टाइप के होंगे। पहला प्राइमरी कार्बन एटम, दूसरा जो होगा बेटा सेकेंडरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी कार्बन एटम, तीसरा जो होगा वो टर्शियरी कार्बन एटम, और फाइनली जो 4th टाइप है इसका वो होगा क्वार्टरनरी कार्बन एटम। ये कार्बन एटम के जो टाइप्स है वो इस तरह से डिसाइड किए जाएंगे कि ये कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है, टर्शियरी कार्बन एटम क्या है, क्वार्टरनरी कार्बन एटम क्या है। तो जरा यहाँ गौर करें। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक कार्बन की चेन लिखी हुई है, बराबर है। अब इस कार्बन चेन पर आप नज़र डालिए तो इस कार्बन एटम्स में लुक एट दिस कार्बन एटम। ये कार्बन एटम अगर मैं इधर से नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो ये जो सेकेंड कार्बन एटम है अगर इसको गौर से आप देखेंगे
तो यह डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है ना बेटा, 2 कार्बन एटम से अटैच है। थर्ड कार्बन को देखिए, ये सेकेंड और फोर्थ कार्बन से अटैच है। फोर्थ कार्बन को देखिए, ये थर्ड और फिफ्थ से अटैच है। लेकिन अगर गौर से देखिए तो फर्स्ट कार्बन एटम डायरेक्टली सिंगल कार्बन एटम से अटैच है और फिफ्थ कार्बन एटम भी डायरेक्टली सिंगल कार्बन एटम से अटैच है। सच टाइप ऑफ कार्बन एटम्स which is directly attached to a single carbon atom are called as primary carbon atoms. ऐसा कार्बन एटम which is directly attached to single carbon atom, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। Look at this, प्राइमरी कार्बन एटम, इसके बारे में क्या बोला मैंने, डायरेक्टली अटैच टू single carbon atom. It is denoted by 1 डिग्री। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, 1 डिग्री से। यानी अगर किसी कार्बन एटम के ऊपर 1 डिग्री लगा है तो आप उसे कौन सा कार्बन एटम मानेंगे, प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बन एटम का डेफिनेशन क्या होगा, द कार्बन एटम which is directly attached to single carbon atom। इसी बेस पर सेकेंडरी कार्बन एटम की डेफिनेशन इस तरह से होगी। क्या डेफिनेशन होगी, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स, डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स। Such type of carbon atom, look at this, 1, 2, 3, 4. So this one is primary. This one is primary because it is directly attached to single carbon atom. And these 2 carbon atoms are directly attached to 2 carbon atoms. That is why they are secondary carbon atoms, as they are directly attached to 2 carbon atoms. समझ में आ रहा बेटा? डायरेक्टली 2 कार्बन एटम को अटैच हुआ तो सेकेंडरी, एक को अटैच हुआ तो प्राइमरी, इट इज डिनोटेड बाय 2 डिग्री। उसी तरह से द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन एटम्स, सच टाइप ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन एटम्स। लुक एट दिस, टर्शियरी कार्बन एटम। इस कार्बन को देखिए, जैसे कि आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम्स आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा था कैटिनेशन, यानी कार्बन एटम अपने चारों तरफ, चारों वैलेंसी पर अन्य कार्बन एटम से जुड़कर लॉन्ग चेन लाइक कंपाउंड बना सकता है। Such type this property of carbon is called as catenation, और कैटिनेशन की वजह से ही कार्बन कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए, दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली, इट इज प्राइमरी, इट इज प्राइमरी, इट इज प्राइमरी एज दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सिंगल कार्बन एटम, एंड दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम। दैट इज व्हाई दिस कार्बन इज कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन एटम। हर कार्बन एटम का अपना महत्व होगा, अपना इंपॉर्टेंस होगा कायमे नॉमेनक्लेचर। इसलिए आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कौन से कार्बन एटम की बात हो रही है, प्राइमरी की हो रही है, सेकेंडरी की, क्योंकि केमिकल लैंग्वेज में अपन जब केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे तो अगर मैं ऐसे कहूँगा कि इट इज़ अटैच बाय प्राइमरी कार्बन एटम, तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन एटम यानी क्या। और क्वार्टरनरी कार्बन एटम की बात करेंगे तो इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स, यानी इसकी चारों वैलेंसी पर 4 कार्बन एटम जुड़े रहेंगे इस तरह से। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये देखिए, ये कार्बन एटम जिसको चारों वैलेंसी पर 4 कार्बन एटम जुड़े, दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड एज क्वार्टरनरी कार्बन एटम, और ये चारों प्राइमरी है एज दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सिंगल कार्बन एटम। इनडायरेक्ट अटैचमेंट नहीं देखना है हमको डायरेक्ट अटैचमेंट देखना है। तो अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं इसका, देखिए यहाँ पर
कि अगर हमारे पास चेन ऑफ कार्बन एटम बनी है, ऐसा आपको कॉम्पिटेटिव में भी सवाल आ सकते हैं। यहां पर भी एक है और यहां एक कार्बन लगा हुआ है, तो हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम्स आर देयर, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर देयर, हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन एटम्स आर देयर, and how many quaternary carbon atoms are there. Look at this. This is directly attached to single carbon atom, that is why it is primary carbon. It is directly attached to two carbon atoms, that is why it is secondary carbon atom. Now look at this. This carbon atom is directly attached to three carbon atoms, that is why it is a tertiary carbon. About this carbon, it is primary. This carbon atom is directly attached to four carbon atoms, quaternary. This one is primary, this one is primary, this one is primary, as it is directly attached to single carbon atom. Now look at this, 1, 2, 3, 4, 5 primary carbon atoms are there, one secondary, one tertiary, and one quaternary carbon atoms. In this way we have to calculate types of carbon atoms. So there are overall 4 types of carbon atoms. If a carbon atom is directly attached to single carbon atom, it will be primary. If it is attached directly to two carbon atoms, then it will be secondary carbon. It is denoted by 2 degree. And if it is directly attached to 3 carbon atoms, then it will be a tertiary carbon atom denoted by 3 degree. And the carbon atom which is directly attached to 4 carbon atoms is called as quaternary carbon atom and denoted by 4 degree. Get it बेटा? समझ में आई ये बात? इस तरह से टाइप्स ऑफ कार्बन आप डिसाइड करेंगे। ये हमेशा आपको याद रखने की बात है। इसमें मैंने, अगर आप चाहें तो इसी पर से आप इस एग्जाम्पल को अपने पास रख सकते हैं और कौन सा टाइप का कार्बन कौन सा है। सिर्फ ये देखना है कि वो कार्बन एटम जिसके विषय में हमको, जिसके टाइप्स के बारे में हमको पता करना है, तो कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से जुड़ा है। ओके, अब इसके बाद मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर आपको ले जा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट था कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कैसे तय करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब जरा आप देखिए कि मेरे पास एक 2 कार्बन की अल्केन है। सपोज लुक एट दिस, 2 कार्बन की अल्केन बोले तो C2H6, और जैसे कि मैंने आपको बताया है 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या है, ईथ, एंड एज इट इज अल्केन तो इसका नाम बनेगा बेटा इथेन। ओके, अब इस इथेन में ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। पहले भी मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब इस स्ट्रक्चरल फार्मूले में आप देख रहे हैं कि ये दोनों कार्बन एटम की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट है, एंड दीज 2 कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड आर अटैच्ड विद सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताता हूं, द स्पेसीज इन विच all the valencies of all atoms of different elements is completed, then that species is called as compound. उसे आपको क्या कहना है, कंपाउंड कहना है, जिसमें सभी एलिमेंट्स के सभी एटम्स की सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, चाहे वो डबल बॉन्ड से अटैच हो, यानी कोई भी वैलेंसी बैलेंस ना हो, तो दैट स्पेसीज इज कॉल्ड एज कंपाउंड। अब सपोज हमने यहां पर से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दिया। अब इस कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज कंप्लीट है, इस कार्बन एटम की एक वैलेंसी बाकी है। अगर यह स्थिति होती कि इसके पास भी एक हाइड्रोजन कम होता, तो ये कार्बन इस कार्बन को प्रपोज कर देता, विल यू मैरी मी, दूसरा तैयार ही बैठा होता, क्योंकि इसको भी एक वैलेंसी की जरूरत है, इसको भी एक वैलेंसी की जरूरत है। दोनों आपस में क्या बना लेते बेटा, डबल बॉन्ड, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड तैयार हो जाता। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कैसा है कि इस कार्बन एटम की सारी वैलेंसीज कंप्लीट है और ये कार्बन एटम की एक वैलेंसी बाकी है। अगर ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना भी चाहे तो संभव नहीं,
क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। अब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बना सके, या यूं कहें कि इससे ज्यादा बॉन्ड कार्बन बना ही नहीं सकता, 4 से ज्यादा, क्योंकि अगर 4 से ज्यादा बनाएगा तो 5वां बॉन्ड बनाना पड़ेगा और 5वां बॉन्ड बनाना इसके लिए पॉसिबल नहीं। ऐसी कंडीशन में इस कार्बन की एक वैलेंसी हमेशा के लिए क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, बाकी रहेगी। सच स्पेसीज in which one or more valency of atom of an element is balanced, it is unsatisfied. Such species are called as groups. तो अल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम कम करूं, जैसे कि लास्ट पीरियड में हमारी बात हुई है कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है बेटा, CnH2n+2 बराबर है बेटा, जितने कार्बन एटम है उसके डबल हाइड्रोजन +2 करना पड़ेगा, उतने हाइड्रोजन एटम उसके पास होने चाहिए, यस और नो, है कि नहीं। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन एटम कम कर देते हैं ऐसे, तो एक हाइड्रोजन एटम कम करने से कोई तो भी एक कार्बन एटम ऐसा होगा जिसकी एक वैलेंसी बैलेंस रहेगी, और उस वैलेंसी पर ये कोई तो भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगाकर या उससे अटैच होकर कंपाउंड बनाएगा। सच स्पेसीज, अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम कम करें तो इसे कहा जाता है जनरली अल्काइल या अल्किल ग्रुप। यानी आपको अल्केन के नाम में से, यानी इसको आप ये किसका जनरल फार्मूला है, अल्केन का, इस अल्केन के नाम में से ANE हटाकर अब आपका सफिक्स होगा YL, अब आपका सफिक्स होगा YL। जैसा कि लास्ट पीरियड में मैंने आपको सारे अल्केन के नाम और फार्मूले बताए थे, अब अल्किल ग्रुप के नाम और फार्मूले चेक कर लो आप। अब ये अल्काइल कैसे बन रहा है वो चेक करिए। यानी अगर अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है CnH2n+1। तो अब यहां पर देखिए कि पहला जो प्रीफिक्स हमारा है वो पहला प्रीफिक्स क्या है बेटा, मीथ। दूसरा प्रीफिक्स हमारा क्या है बेटा, ईथ। तीसरा प्रीफिक्स हमारा क्या है, प्रोप। चौथा कौन सा है, ब्यूट। फिफ्थ कौन सा है, पेंट। अब अगर मैं जनरल फार्मूला कौन सा रख रहा हूं, CnH2n+1। CnH2n+1 किसका जनरल फार्मूला है, अल्काइल का। तो यहां से ANE हटकर उसकी जगह पर क्या आएगा बेटे, YL। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये आपके सामने अल्किल ग्रुप होंगे। अब आया बात फार्मूले का, तो इसमें मीथेन का फार्मूला जैसे आपने याद किया होगा, तो यहां पर इसका फार्मूला आएगा CH3 और आपको एक डैश लगानी है। डैश काय के लिए, टू शो दैट बैलेंस टू वैलेंसी, क्योंकि एक कार्बन को कितनी वैलेंसी है, 4, उसमें से एक कम कर दिए तो एक वैलेंसी कैसी रहेगी, बैलेंस रहेगी। नाउ दीज आर कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप्स। ये मिथाइल हो गया। C2H6 का क्या हो जाएगा, C2H5। C3H8 का क्या हो जाएगा, C3H7। दिस वन इज प्रोपाइल। C4H9 का क्या हो जाएगा, C4H9 ब्यूटाइल। और फिर उसके बाद C5H11। यानी as soon as you decrease one hydrogen atom from alkane, it will become alkyl group. समझा बेटा, समझ में आया सबके। और ग्रुप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक वैलेंसी उसमें एक कार्बन एटम की क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। और अभी जो मैं कार्बन एटम्स के विषय में आपको बता रहा था, वो कार्बन एटम अब इस अल्किल ग्रुप का नेचर डिसाइड करेंगे कि ये अल्किल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है,
टर्शरी कार्बन एटम से अटैच है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन एटम से अटैचमेंट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन एटम के चारों तरफ 4 कार्बन लगे रहेंगे, इसलिए इससे किसी अन्य ग्रुप को अटैच करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्वाटरनरी से कोई अल्किल ग्रुप अटैच हो नहीं सकता। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन की चारों वैलेंसी पर 4 कार्बन ऑलरेडी लगे होते हैं, इसलिए अल्किल ग्रुप किसी अन्य फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप के बारे में मालूम है आपको, 10th क्लास में आपने पढ़े हो, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? द एटम ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कैरेक्टराइज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, बराबर है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। ऐसे तो यहाँ पर दो एलिमेंट के एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो इट इज एटम ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which will characterize the physical and chemical properties of an organic compound is called as functional group। तो ये अल्किल ग्रुप उस फंक्शनल ग्रुप को अटैच होकर उस प्रकार का क्या बनाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब ये अटैच होगा तो कैसे अटैच हो रहा है? वो प्राइमरी कार्बन एटम से हो रहा है, सेकेंडरी कार्बन एटम से हो रहा है, टर्शरी कार्बन एटम से हो रहा है। अकॉर्डिंगली वो अल्किल ग्रुप का नाम दिया जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर में टाइप ऑफ कार्बन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल while you will decide the name of that alkyl group attached to the functional। इसलिए पहले मैंने टाइप्स ऑफ कार्बन बताए, अब मैं आपके सामने ये अल्किल ग्रुप्स रख रहा हूँ। अब मैं आपको एक तीसरे टॉपिक पर ले जा रहा हूँ। वो तीसरा टॉपिक है बेटा आइसोमेरिज्म इन अल्केन। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया ना आपको अल्किल ग्रुप्स क्या हैं और अल्किल ग्रुप्स के नाम कैसे आएंगे और फार्मूले कैसे आएंगे। देखो बेटा, ये प्रीफिक्स कभी नहीं बदलते, खाली सफिक्स बदलना है आपको। ANE की जगह पर क्या लगा देना है? YL लगा देना, उसमें कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं करना है। समझ में आई बात? अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आइसोमेरिज्म इन अल्केन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आपने आइसोमर्स नाम सुना होगा इससे पहले, 10th क्लास में आइसोमर का नाम सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। आइसोमर किसे कहा जाता है मैं बताता हूं आपको फिर से। आइसोमर्स, व्हाट इज आइसोमर? The organic compounds having same molecular formula but different structural formula। जरा डेफिनेशन को गौर से समझिए। ये दोनों फार्मूले के विषय में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला यू नो वेरी वेल, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला यू नो वेरी वेल। समझ में आया? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा मैं, उस एग्जाम्पल को देखो। सबसे पहले एक अल्केन लिख रहा हूं। अल्केन में मैं ले रहा हूं पेंटेन। पेंटेन का फार्मूला है बेटा C5H12। दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाउ लुक एट दिस। एक पेंटेन मैंने ऐसे लिखा,
आपको ये पता है मैं कैसे लिख रहा हूं, CH3 CH2 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 CH3. How many carbon atoms are there? 5. How many hydrogen atoms are there? 12. So it is pentane. अब इस पेंटेन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इधर दिख रहा है बेटा, हाँ यहां दिख रहा है, नजर आ रहा है. अब इसमें देखिए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4 5. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? 3 4 6 9 and 3 12. तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12. These two compounds are having same molecular formula but their structures are different. Yes or no? Such two organic compounds are having same molecular formula but different structural formula are called as isomers. इनको क्या बोलेंगे बेटा? आइसोमर. देखिए ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, और ये कंपाउंड ब्रांच्ड है, इसलिए दोनों के स्ट्रक्चर अलग हो गए. और स्ट्रक्चर अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. Or this property is possessed by all organic compounds. That is why number of organic compounds is so large that as they possess the another property besides catenation, except catenation, इनमें आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है. तो अगर हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे आइसोमर की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है. व्हाट इज आइसोमर्स? The organic compound having same molecular formula but different structures. Or isomerism, the property or the phenomenon in which an organic compound exists in different structural forms, or the phenomena of existence of an organic compound in different structural forms is called as isomerism. तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी हम बता सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? दिस वन इज आइसोमर्स. आप आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बता सकते हो. आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमेना, द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस of an organic compound in different structural forms is called as isomerism. यानी एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में पाया जाना क्या कहलाएगा बेटे? आइसोमर्स. यही वजह से एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, और एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल होने की वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड बढ़ जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या ढेर सारी हो जाती है. तो आइसोमेरिज्म समझ में आया बेटा कि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जाना आइसोमेरिज्म कहलाएगा. और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है या स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऐसा बोलने में हरकत नहीं है, आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. गॉट इट बेटा? अब आइसोमेरिज्म में इन आइसोमेरिक अल्केन्स को नेमिंग कैसे की जाती है, जरा गौर से सुनना बात को. जैसे ये पेंटेन का ही एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आपके साथ. ये पेंटेन है मेरे पास. पेंटेन का फार्मूला एज यू नो वेरी वेल
C5H12। अब इस पेंटेन को मैं कम से कम 3 टाइप से लिख सकता हूं, CH3, CH2, 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 CH3। दूसरा टाइप मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, CH, CH3, CH2, CH3। और तीसरा टाइप यहां लिख रहा हूं, ये फर्स्ट टाइप हो गया बेटे, ये सेकंड टाइप, और थर्ड टाइप यहां लिख रहा हूं मैं आपके लिए, CH3, 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 CH। अब जरा गौर से सुनिए, इस अल्केन में ये पेंटेन देखो, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 5, हाइड्रोजन आर 12, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका C5H12 है और सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये बन गए आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब किस आइसोमर को क्या नाम दिया जाता है, ये बहुत ही गौर से सुनने वाली बात है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आपके कंपाउंड में कोई ब्रांच ना हो, नॉन ब्रांच कंपाउंड है, और इसमें कार्बन एटम की संख्या, क्योंकि अगर मैं सिर्फ पेंटेन बोलूंगा तो आपका सीधा सवाल मेरी तरफ आएगा कि सर कौन सा पेंटेन, ये वाला, ये वाला या ये वाला। तो ये वाले को क्या बोलेंगे, ये वाले को क्या बोलेंगे, ये वाले को क्या बोलेंगे, ये मालूम होना आपने। समझ में आया बेटा। तो अगर कंपाउंड नॉन ब्रांच हो, उसमें कोई ब्रांच ना हो, तो ऐसे कंपाउंड के नाम के सामने ऐसे स्मॉल n लिखा जाता है, n पेंटेन। क्या लिखा जाएगा, n पेंटेन। If compound is non-branch, then you have to use the prefix n. Next to it, ये जो आइसोमर्स है, इन आइसोमर में डिफरेंशिएट करने के लिए अपने को प्रीफिक्सेस यूज करना है। और अगर नॉन ब्रांच कंपाउंड है तो उसका प्रीफिक्स होगा n। अगर आपके कंपाउंड के सेकंड कार्बन, ब्रांच के सेकंड कार्बन फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड, सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांच लगी हो, यानी सेकंड कार्बन एटम पर अल्किल ग्रुप की ब्रांच हो, तो आपको लिखना है आइसो। कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, आइसो। और टोटल कार्बन एटम कंपाउंड में कितने हैं, 5, दैट इज व्हाई विल राइट पेंटेन। और अगर चेन के सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, समझ में आ रहा है ना बेटा। अगर कंपाउंड नॉन ब्रांच्ड है तो आपको क्या करना है, n। अगर कंपाउंड ब्रांच्ड है और सेकंड कार्बन एटम पर एक अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप का ब्रांच है तो आपको आइसो बोलना है। और अगर चेन के सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो तो आपको नियो प्रीफिक्स यूज करना है। कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, नियो। तो अब इन तीनों के नाम डिफरेंट हो गए, यानी इन तीनों अल्केन में, यानी तीनों स्ट्रक्चर में मेरे को अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैं इन प्रीफिक्स के माध्यम से कर सकूंगा। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपकी तरफ से मुझे सवाल आएगा, सर मुझे एन पेंटेन बनाना है, आइसो पेंटेन बनाना है या नियो पेंटेन बनाना है। आ रही बात समझ में बेटा। यानी ये 3 स्ट्रक्चर को मैं किस आधार पर, इनके स्ट्रक्चर्स को इन प्रीफिक्सेस की मदद से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। नाउ परफेक्ट नेमिंग हो रही है। अगर मैं आइसोपेंटेन बोलूंगा तो आप ऐसा अल्केन बनाओगे जिसकी चेन के सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप का ब्रांच हो। 2 मिथाइल ग्रुप के ब्रांच सेकंड कार्बन एटम पर है तो आप कौन सा बोलोगे, उसको नियो बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, आइसो। और इसको क्या बोलोगे, एन, अगर नॉन ब्रांच है। सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांच है तो आप उसे क्या बोलोगे, आइसो। और सेकंड कार्बन पर चेन के 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो आप क्या बोलोगे, नियो।
इस तरह से अल्केन के आइसोमर्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये रूल भी पुरानी किताबों में लिखा है कि 6 कार्बन तक ये रूल चलता है। इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे करूँगा। थैंक यू।